आपको स्वागत करते हैं भारत का मानव भूगोल में। मानव भूगोल में हम क्या पढ़ाएंगे? टॉपिक है जनगणना, भारत का जनगणना। दूसरा मानव विकास सूचकांक, मानव के विकास से संबंधित क्या क्या सूचकांक है? कामगार या श्रमिक, शहरीकरण, जनजातियां भारत का, और भाषा। ये पढ़ाएंगे क्या चीज में? मानव भूगोल में। और कुछ होगा तो ऐड कर लेंगे सिलेबस में, लेकिन मुख्य रूप से ये है मानव भूगोल में ये पढ़ना है। आप लोग इस सबको इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये किसका पार्ट है? मानव भूगोल का पार्ट है। क्लियर है सबको? चलिए लिखिए इसको। चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। भारत के भूगोल में जनगणना, भारत की जनगणना। जन मतलब आदमी, गणना मतलब काउंटिंग, आदमी का काउंटिंग करना, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो। क्लियर है? चलो, तो जनगणना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। इतिहास पे एक नज़र रखते हैं जनगणना का। तो मौर्य काल में, सबसे पहले मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। मुगल काल में, मुगल काल मतलब अकबर के समय में, अबुल फजल किसका नवरत्न था? अकबर का था। अबुल फजल किसका था? अकबर का। राखी अबुल फजल का आईने अकबरी, अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक लिखा, उसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है, आदमी के गिनती करने का। क्लियर हो गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में आईने अकबरी का लेखक, आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल, इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में 1872 में गवर्नर था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। प्रथम बार जनगणना कराया कौन? लॉर्ड मेयो कराया था 1872 में। लेकिन 1881 में अब आते हैं, तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, और जनगणना आयुक्त था डब्ल्यू प्लाटेन जनगणना आयुक्त। इस समय भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ। भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना हुआ। पूछेगा भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ, भारत में प्रथम बार जनगणना का माना 1872, लेकिन भारत में जनगणना प्रारंभ हुआ, भारत में प्रथम बार नियमित जनगणना हुआ, भारत में प्रथम बार संपूर्ण जनगणना हुआ। तब से हमारे 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। 1930 में भारत में पहली बार क्या हुआ? जाति आधारित जनगणना हुआ 1930 में। ठीक है, चलो लिखो। जनगणना का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद आपने देख लिया है स्वतंत्र भारत में जनगणना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7, एगो अनुसूची है टोटल 22 गो अनुसूची है। उसमें 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में लिखा हुआ है कि जनगणना कराने का दायित्व किसका होगा? भारत सरकार, मतलब संघ या केंद्र सरकार का। जनगणना संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में जनगणना कौन कराता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कराता है। भारत में जनगणना कौन कराता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कराता है। अनुसूची 12 गो, अब भाग 22 गो, सॉरी अनुसूची 12 गो, तुम भी मिला देती हो। हाँ जी सर, दोनों देख के तरह हंसती हो। अनुसूची 12 गो, जिसमें 7वीं अनुसूची में क्या है? क्रम संख्या 69 में और अनुच्छेद 246 में जनगणना कराने का दायित्व किसका है? भारत सरकार का, केंद्र सरकार का। जनगणना संगठन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आते हैं। भारत में जनगणना कौन संगठन कराता है? कौन संस्था कराता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किसके अधीन है? गृह मंत्रालय इसके अधीन नहीं है, ये इसके अधीन। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय को है? गृह मंत्रालय को। इसका मतलब यही हुआ ना
चलो, उच्चतम अधिकारी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयोग। कार्य क्या है? जनगणना कराना, जनगणना से संबंधित कार्यों को आदेश देना, निर्देशित करना, जनगणना का आंकड़ा जारी करना, यानी सारा काम जनगणना से संबंधित जितना भी काम है कौन सा करेगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत जब आजाद हुआ, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ? वर्ष 1951 में। इस समय जनगणना आयुक्त कौन था? RA गोपाला स्वामी, यानी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जिसको कहते हैं, RA गोपाला स्वामी। भारत की कुल जनसंख्या इस समय कितना था? 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 करोड़ 13 लाख 21,213 भारत की कुल जनसंख्या था। अभी एकदम विस्फोट हो स्थिति की तरह आ जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2045 ईस्वी तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? 2000 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत ने बनाया है। भारत ने अपना जनसंख्या नीति 2000 के तहत कितना तक, इस वर्ष तक 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं? विस्फोट किसको कहते हैं? जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न बराबर जनसंख्या विस्फोट। अब सब लोग कह रहे हैं भगवान का माया है, तो स्थिति क्या होगा? अभी कितना देख लो, भारत की कुल जनसंख्या और अभी की स्थिति, तो ये लक्ष्य सरकार प्राप्त कर लेगा। ये दिमाग में हटाना होगा सबको, भगवान का माया नहीं है। सबको समझाओ गाँव में, तो हम लोग का काम है जागरूक इंसान हो। असो नहीं, जनसंख्या संतुलित हो। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 45 ईस्वी तक जनसंख्या में क्या करना है? स्थिरता प्राप्त करना है। वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? DC चंद्रमौली। अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? DC चंद्रमौली। प्रथम कौन था? RA गोपाला स्वामी। चलो लिखो। हम लोग आते हैं 2011 के जनगणना का कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ जान लेते हैं, उसके बाद तो डिटेल से बताएंगे कि प्रथम बार जनगणना 2011 की जनगणना हुआ था, तो जनगणना की शुरुआत कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। जनगणना का क्रम के अनुसार अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का काल को भी देख लें और स्वतंत्र जब भारत आजाद हुआ तब से जनगणना जो हुआ, दोनों को अगर मिला लें तो जनगणना का क्रम क्या है? कमा है 2011 का जनगणना 15वां। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1951 में, पहले जनगणना आजाद के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना कब है? 1951 में। अगर 1951 से जुड़े तो कितनी जनगणना होगा? 7वीं। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भारत का? अगर भारत की जनसंख्या लें और विश्व की कुल जनसंख्या लें तो उसमें भारत का योगदान कितना? 17.5% है। ठीक है। भारत में प्रथम जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था किस जनगणना में? 2011 का। 2011 के जनगणना में ही भारत में प्रथम बार जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया, जिसको जनसंख्या रजिस्टर को इंग्लिश में बोलते हैं NPR। खूब विवाद हुआ था और NPR तैयार कराने वाला पहला राज्य कौन हो गया? असम। खूब तैयार किया था, काफी विवाद हुआ था इस पे। इसमें 15 विषय को शामिल किया गया। जनगणना जो कर्मी है आपको 15 विषय पर पूछा था उस समय कि आपको क्या है, घर कैसा है, शौचालय, जो भी 15 विषय। तो पद्धति क्या था? NPR में बायोमेट्रिक्स डाटा एक टैब था उसके पास, इतना वो आप लोग देखे होंगे अगर याद होगा, तो टैब में डाटा अपलोड करता था। तो वो टैब में जो डाटा अपलोड कर रहा है 15 विषय का, कितना वर्ष की उम्र से किया है? 15 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिकों को, 15 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिकों को डाटा उसमें भरा। भले बच्चा उच्चा को सबको काउंट कर दिया, लेकिन 15 वर्ष से ऊपर का 15 विषय का डाटा किससे लिया गया? 15 वर्ष या उससे ऊपर के नागरिक को। और बाकी तो बच्चा को सिर्फ काउंट कर दिया कि हाँ इतना, इस घर में इतना बच्चा। जनगणना जनसंख्या का काउंटिंग कर दिया। लेकिन 15 विषय का डाटा जो तैयार किया गया बायोमेट्रिक पद्धति पर, वो 15
वर्ष या 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों को। भारत की कुल जनसंख्या इस समय कितना हो गई? 21, 22, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 21 करोड़ कितना हुआ? देख लो। इसमें पुरुष का कितना? 62, 32, 70, 258 यानी 51.47%। महिला का 58, 75, 84, 7, 19। तो कुल जनसंख्या में कितना अंतर है? ये अंतर देख लो। अंतर महिला पुरुष का अंतर निकालो। तुम लोग का काम है यहाँ पे लिखना। संख्या में अंतर कितना है और प्रतिशत में अंतर कितना है? प्रतिशत में इतना, प्रतिशत में इतना, प्रतिशत घटा दोगे, प्रतिशत अंतर लिख लो। और इतना में इतना घटा दोगे तो वो क्या लेगा? संख्या का अंतर। कभी पूछ देगा क्या अंतर था, क्या अंतर है? क्लियर हो गया ना अंतर मतलब? हाँ, तो ये तुम्हारा काम है। प्रतिशत में इन दोनों में घटा के लिखना है और संख्या में इसमें इससे घटा देना। वही अंतर है महिला पुरुष का। जनगणना सिर्फ महिला पुरुष, हाँ, जनगणना सिर्फ महिला पुरुष का होता है, दोनों को जोड़ के 100% हो रहा है। तो ट्रांसजेंडर सबका जनसंख्या कहाँ है? ये दोनों को जोड़ के कितना परसेंट पूरा? 100%। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर को अब उसमें उसका कम रहता है, बहुत कम, इसलिए वो अनुमानता सेंसेक्स मान लेता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर को मान लेता है, लेकिन आपको अंतर ये जरूर याद, यही अंतर कर लेना है संख्या में। इसमें इससे घटा दो जितना आएगा और प्रतिशत में इससे इसमें घटा दो प्रतिशत। क्लियर है मनोज? अब आप सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या क्या है? यूपी में सबसे अधिक, यूपी महाराष्ट्र क्रम है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इतना 5 को याद रखोगे। न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जोड़ दें तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप में। लेकिन अगर सिर्फ राज्य में पूछेगा सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम। क्लियर हो गया? इसलिए हम क्रम लिखे यहाँ पे, यहीं पे फंसता है सब। न्यूनतम जनसंख्या अगर हम देखें तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को जोड़ दिया जाए तो सबसे कम कहाँ है? लक्षद्वीप में। ठीक है, उसके बाद उससे अधिक है दमनदीप, दमनदीप से अधिक है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली से अधिक क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ है घट, यहाँ क्या है? कौन क्रम है? घटते क्रम। यहाँ क्या है? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं मैथ में? अवरोही क्या आरोही? आरोही। घटते क्रम को अवरोही। याद रखना है सर, ध्यान। क्लियर है? इसको एकदम ध्यान रखना, ये फंसेगा, फंसाता ही है। अब दशकीय वृद्धि सबसे कम दशकीय वृद्धि किस राज्य में रहा? नागालैंड। ऋणात्मक चल गया, माइनस में। यहाँ के लोग समझदार है, आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या यहाँ वृद्धि है। ठीक है, हंस रहा है क्यों? समझदार है तभी तो ऋणात्मक वृद्धि है। साक्षरता सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोग कहाँ है? केरल में 94%। यहाँ ये माया नहीं है, भगवान के माया। ठीक है, यहाँ के लोग यथार्थ में जीता। हाँ, एक है नागालैंड में एक व्यक्ति है, नाम बोल रहे पेपर में पढ़े थे, उसके पास 101 पत्नी और सभी पत्नी अलग अलग बनाया था, बहुत बड़ा, और सबका अलग। देखा है? तुम लोग भी पढ़ा होगा। हाँ, न्यूज पेपर में दिया था हिंदुस्तान में। नागालैंड का ही है। साक्षरता सबसे अधिक केरल में 94%। कौन साक्षर राज्य? केरल। सबसे कम साक्षर बिहार 61.8%। 2011 जनगणना के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता यानी गांव में सबसे अधिक पढ़ा लिखा किस राज्य में? केरल में। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम पढ़ा लिखा आंध्र प्रदेश में। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम पढ़ा लिखा
तो पूछेगा, आप देखो यहाँ तो राज्य जान रहे हो, यहाँ समझो, पूछेगा कि भारत का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो क्या मानोगे? क्योंकि सबसे अधिक है, 93% है ना केरल में, ग्रामीण साक्षरता दर भी 93 है। पूछेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षरता दर कितना है, जो किस राज्य में? शहरी क्षेत्रों में सबसे कम पढ़ा लिखा का प्रतिशत कितना है? 75 नहीं है, 75.1%। क्लियर है? जो कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चलिए लिखिए, एकदम याद रखना, लिखिए इसको। जनसंख्या की प्रावस्था, जनसंख्या की कुल 4 प्रावस्था है। प्रावस्था को का अवधि है 1901 से 1921। इस समय में इस अवस्था को क्या कहते हैं? मंद वृद्धि की अवस्था। मंद वृद्धि की अवस्था क्या? 1901 से 1921। इस समय क्या हुआ? मंद वृद्धि की अवस्था मतलब जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था। रुद्ध या स्थिर पूछेगा तो भी मानना 1901 से 21, या मंद वृद्धि की अवस्था तो 1901 से 21 के बीच में। जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न बनी रही थी, बहुत कम वृद्धि दर था। कारण क्या था? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों का क्या होना? उच्च होना। जब जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है, दोनों लगभग इक्वल है, उसको हम बोलते हैं मंद वृद्धि। ठीक है। 1911 से 21 में दशकीय वृद्धि कैसा रहा? इस समय ऋणात्मक रहा, माइनस में चल गया पिछले की तुलना में। कितना प्रतिशत में कितना माइनस रहा? 0.31%। और संख्या में 77 लाख कम हो गया। अगर हम 1901 से देखें, उधर देखें, तो जितना जनसंख्या था 1901 से 21 में जितना जनसंख्या है, बढ़ने का अपेक्षा क्या हो गया? कम हो गया, 77 लाख। 77 लाख कम। इस समय का इंसान बहुत बुद्धिजीवी था। हाँ, आर्थिक मंदी था, विश्व युद्ध था, ठीक है, लेकिन विवेकशील तो था ना कि भाई क्षमता नहीं है, हम बच्चे को कमा के नहीं खिला सकते, भरण पोषण नहीं कर सकते, तो वृद्धि हम क्यों करें? लेकिन अभी वैसी बातें नहीं, भगवान का माया पे छोड़ देता है सब लोग। तो सब समझाओगे, भगवान का माया नहीं है, क्योंकि हम लोग का काम है विकास का एक दूसरा पहलू है, जनसंख्या दर पे कम हो। ठीक है। प्रावस्था खो क्या है? 1931 से 1951 निरंतर वृद्धि, इसको बोलते हैं निरंतर वृद्धि। जनसंख्या के स्थिर वृद्धि की अवधि, जनसंख्या का स्थिर वृद्धि को, यहाँ मंद वृद्धि की अवस्था, यहाँ क्या है? स्थिर वृद्धि। दोनों में ही अंतर है, ध्यान रखना। यहाँ मंद है, यहाँ स्थिर है। क्यों? मंद स्थिर वृद्धि किसको कहते हैं? मृत्यु दर निम्न और जन्म दर उच्च, यानी जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतर बराबर क्या कहलाएगा? स्थिर। और मंद वृद्धि किसको कहते हैं? जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों क्या है? उच्च। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? 2 आदमी जन्म लिया, 2 को मर गया, तो उसको बोलते हैं मंद वृद्धि की अवस्था। चलो, और स्थिर वृद्धि मतलब मृत्यु दर निम्न है, कम, और जन्म दर उच्च, तो उसको बोलते हैं स्थिर, यानी जनसंख्या का वृद्धि या निरंतर वृद्धि है, इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि, इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब प्रावस्था को 1951 निरंतर वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो समझ जाना कि मृत्यु दर निम्न है, जन्म दर उच्च है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? उच्चतर है, तो उसी को बोलते हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है या निरंतर वृद्धि, उसी को कहा जाता है। क्लियर हो गया इसका परिभाषा? अब आप प्रावस्था को 1951 से 81 तीव्र वृद्धि अवस्था इसको बोलते हैं, मतलब जनसंख्या विस्फोट। बिग बैंग थ्योरी के तहत क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुई है ना,
उसी तरह जनसंख्या विस्फोट हो गया। कैसे विस्फोट है, क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट क्या भी कहते हैं, कारण क्या? जनसंख्या विस्फोट पूछेगा तो क्या बोलोगे? मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, यानी मृत्यु दर निम्नतम, निम्न नहीं निम्नतम, यानी निम्न से भी कम, यानी तीव्र ह्रास एकदम। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, दूसरे ये ऑप्शन में नहीं रहा है तो मृत्यु दर निम्नतम, निम्न नहीं, देखो यहाँ मृत्यु दर निम्न है, यहाँ जन्म दर उच्च है, और यहाँ देखो जनसंख्या का प्रजनन दर क्या है? उच्च। यह जन्म दर क्या हो गया? उच्चतम। यहाँ जन्म दर उच्चतम, यहाँ जन्म दर, यहाँ मृत्यु दर निम्न, यहाँ मृत्यु दर, दूसरे अर्थों में मृत्यु दर में क्या? तीव्र ह्रास। तो यही लाइन रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये ध्यान एग्जाम में ऑप्शन में ध्यान देना है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, जनसंख्या का प्रजनन दर उच्च बराबर तीव्र वृद्धि या बिग बैंग थ्योरी, जनसंख्या का बिग बैंग थ्योरी, जनसंख्या विस्फोट हो गया। औसत वार्षिक वृद्धि कितना रहा इस समय? यानी एक वर्ष में 2.2% वृद्धि हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। औसत वार्षिक वृद्धि कितना है? वार्षिक 2.2%। प्रावस्था भोग 1981 से वर्तमान तक, यानी 2011 अभी तक घटती दर से वृद्धि, यानी घट रहा है परंतु वृद्धि, इसको बोलते हैं, इस अवस्था को घटती दर से वृद्धि। विश्व विकास के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगा? इससे ज्यादा है सर। हाँ? इससे ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन 140, अभी 133 हुआ है, 140.7 हो गया है तो करंट में। ठीक है ना, बीपीएससी पूछेगा कि विश्व विकास रिपोर्ट का अनुमान कितना लगाया था? विश्व विकास का रिपोर्ट, विश्व विकास का रिपोर्ट का अनुमान है कि 2025 तक कितना हो जाएगा, लेकिन हो गया कितना? 140.7 करोड़ हो जाएगा इतना, हो गया कितना? करंट में पढ़ा था, हो गया है, ये तुम्हारा कार्य है, लिख लेना। अनुमान लगाया कि हो जाएगा 135 करोड़, और हो गया कितना? 140.7 करोड़, 140.76 करोड़, इतना हो गया। ये इम्पोर्टेंट हो गया ना क्वेश्चन। वर्ल्ड में नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है पॉपुलेशन में इंडिया। ध्यान रखो तुम लोग सब भविष्य में तो जनसंख्या पे इतना दबाव पड़ेगा। चाइना को कहीं के पीछे छोड़े हम लोग। जनसंख्या का सबसे पहला प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव क्या है? भूमि पे दबाव। ठीक है, कृषि योग्य भूमि भी परिवर्तित हो जाएगा, वो रोड का भी जगह नहीं मिलेगा, चापाकल गाड़ने का, कुआं खोदने का, कृषि का, भूमि पर दबाव का मतलब यही होता है। चलो लिखो, देखो जनसंख्या वृद्धि में आते हैं 1921 में, वर्ष 1921 को जनसंख्या वृद्धि का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किस ईस्वी को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि का? या जनसंख्या के इतिहास में, भारत के जनसंख्या के इतिहास में, या जनांकीय का मतलब होता है जनसंख्या। भारत के जनांकीय इतिहास का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? 1921। याद रखना, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है? तो कारण यह है कि 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुआ वो ऋणात्मक हुआ, यानी बढ़ने के बजाय घट गया, बढ़ने के बजाय घट गया। प्रतिशत में -0.31, और जनसंख्या का आंकड़ा में कितना कम गया? 77 लाख कम गया, यानी पूर्व की तुलना में कम गया, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 21 को क्लियर है? 21 को 1951 में जब देश आज़ाद हुआ और जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना, तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 117 व्यक्ति निवास करता था। क्लियर हो गया? 1961 से 71 भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक भारतीय वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका मतलब है
1971 को की जनगणना को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट, ही है जनसंख्या विस्फोट हुआ था भारत में, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या, हम दो हमारे दो, उसी समय से आया था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उसी समय यह सिद्धांत लागू करने का प्रयास किया गया, हम दो हमारे दो। 1971 में जो जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो जनसंख्या का विस्फोट की स्थिति इसी समय हुआ था। 2011 की जनसंख्या को अगर देखें तो 2011 की जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर 1.64% और दशकीय वृद्धि दर 17.7%। क्यों रो रही हो? मत रो, सब होता है परिस्थितियाँ के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनसंख्या का के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। जो समझ गया होगा समझ गया होगा, जो नहीं समझा नहीं समझा। 2011 की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64%। दशकीय वृद्धि दर 17.7%। जनसंख्या वृद्धि दर का कारण क्या है? किसे कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर का कारण पूछेगा तो वार्षिक जन्म दर, वार्षिक मृत्यु दर और वार्षिक प्रवास दर। मतलब एक साल में अधिक लोग घर बना के रह रहा है, कुछ बाहरी से भी आ गया था बांग्लादेश से, उसी को बोलते हैं प्रवास दर, कुछ था आके बस रहा है, उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि का कारण। रोना नहीं है, सब होते रहता है, ठीक है, सिंपल बातें हैं। चलो लिखो, देखिए अब जनसंख्या आंकड़ा यहाँ से सावधानी से पढ़ते जाइए। आंकड़ा जहाँ दिखाते हैं जिस तरह से तुलना करके सावधानी से पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी अब परंपरागत जनगणना से संबंधित क्वेश्चन 2011 से बहुत पूछ चुका। अब वहाँ से संभावना नहीं, अब फंसाने का है तो डाटा में फंसाएगा तुलनात्मक रूप से। जनगणना वर्ष बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमने वही लिखा है। 1931 में कुल जनसंख्या 25, 13, 21, 13 था। दशकीय वृद्धि माइनस में चल गया 0.31%। औसत वार्षिक धात्विक वृद्धि भी 0.03%। वृद्धि का स्वरूप क्या था? ऋणात्मक था। अब 51 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि भारत का स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना है, तो इस समय जनसंख्या क्या है? 36, 10, 88, 090। दशकीय वृद्धि धनात्मक मान हो गया, यानी प्लस में 13.31%। और औसत वार्षिक वृद्धि, औसत वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष तो 1.25% यानी धनात्मक है। अब देखो 1970 में कुल जनसंख्या 54, 81, 59, 652 है। दशकीय वृद्धि सबसे अधिक अब तक का सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कितना? 24.80। इम्पोर्टेंट हो गया ना यहाँ पे। दशकीय 10 साल को अगर औसत निकाल 10 साल पे निकाला तो सबसे अधिक ये है 24.80। और वार्षिक 2.20% धनात्मक ही है। अब आ गया 1981 में कुल जनसंख्या कितना है? 68, 33, 29, 097। दशकीय वृद्धि 2466 है। और इस समय औसत वार्षिक वृद्धि दर जिसको बोलते हैं सबसे अधिक है 2.5%। देखो 2.5% है सबसे अधिक, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया धनात्मक। 2001 में 10, 28, 61, 0, 3, 28। दशकीय वृद्धि 21.54%। धातकीय वृद्धि 1.97% यानी वार्षिक जिसको बोलते हैं। वृद्धि का स्वरूप धनात्मक है। 2011 में 1, 21, 0, 19, 34, 22। देखो एनसीईआरटी ही दे रहा है और लुसेंट या अन्य किताब जो हम पहले लिखा है वो दे रहा है। तो एनसीईआरटी का अगर ये डाटा रहा तो एनसीईआरटी का डाटा मारना है, इसलिए हम दोनों डाटा लिखा दिए। एक पहले लिखा है ना 11 की कुल जनसंख्या महिला पुरुष को जो बांटे, वो डाटा याद रखना है, वो डाटा याद रखना है। एग्जाम में एनसीईआरटी का डाटा देता है हमेशा, ऑथेंटिक किताब तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का डाटा ये है 11 का जनगणना कुल जनसंख्या। इस समय दशकीय वृद्धि 17.64 और औसत वार्षिक वृद्धि 1.64% और वृद्धि का स्वरूप क्या है? धनात्मक है। चलिए लिखिए, चलिए जनसंख्या वृद्धि में दूसरा आंकड़ा हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व में
जनगणना वर्ष जनगणना पूर्ण वृद्धि प्रतिशत वृद्धि। पूर्ण वृद्धि में मतलब ये इसमें इतना मत घटा देना, ठीक है। तुम ये समझ जाओ कि इतना में इतना, उसका अपना आंकड़ा सांख्यिकी का, हमको उसमें नहीं जाना कैसे निकालता, हमको ये जानना कितना ये था। क्लियर है। ठेठ में 1921 में जनघनत्व कितना था प्रति वर्ग किलोमीटर, 81 आदमी रहता था। 1951 में 117 आदमी हुआ, 1971 में भी 117 ये है। क्लियर है ना। 2001 में 325, 2011 में 300। पूर्ण वृद्धि में -1 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 35, यहाँ पे 58, यहाँ 57 प्रतिशत वृद्धि जरूर याद रखिए। जनगणना का जनघनत्व याद रखिएगा, प्रतिशत वृद्धि है भले ही लिख दिए, पूछा नहीं पूछा, ये पूछेगा ये पूछेगा। यहाँ -1.2% है। 1951 में जनघनत्व का जो प्रतिशत है वृद्धि प्रतिशत 13.6% है। 71 में 24.6% है। 1 में 21.7% है। 11 में 17.5% है। साक्षरता में अगर हम आते हैं तो जनगणना वर्ष 51, 81, 91, 2001, 11 जब देश आजाद हुआ कितना परसेंट लोग पढ़े लिखे थे? 18.33% लोग पढ़ा लिखा था। इसमें पुरुष कितना था? 27.16%, महिला 8.86%। महिला पुरुष साक्षरता में अंतर कितना है? 18.30%। 81 में साक्षरता 43.57%, पुरुष साक्षरता 56.38%, महिला साक्षरता 29.76, अंतर है 26.62 का। क्यों? अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा अंतर है ना, उसके बाद गिरावट आ रहा, अंतर में गिरावट है ना, देख लो वहाँ देख लो। 81 इसलिए क्यों लिखे हैं? देखो अंतर ज़्यादा अंतर है महिला पुरुष के पढ़ा लिखा में। 91 में 52.21% है कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता 64.13 और महिला 39। 2001 में 64.83% लोग पढ़ा लिखा था, पुरुष उसमें 75.26% और महिला 53.67%। 2011 में 72.99% कुल साक्षरता है भारत का, पुरुष कितना है 80.89%, महिला कितना है 64। अंतर कितना है अभी? 16.25% का अंतर है पढ़ा लिखा, घटा, बहुत घटा। यहाँ पे देखो कितना सबसे अधिक अंतर यही है, इसलिए हम ध्यान देने बात। चलिए लिखिए। चलिए अगला है लिंगानुपात। हम लोग देख लें डाटा, समझ लो पहले। जनगणना वर्ष 61, 91, 2001, 11। अब देखो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच में मेल और फीमेल तो क्या है? 1961 में 76 है, 976। अब भारत का कुल लिंगानुपात क्या है? ये दोनों का तुलना करोगे तो क्या है? कम है। 91 में 945 है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, और कुल लिंगानुपात 1900। तो ये दोनों का तुलना करोगे तो ये क्या है? कम है, ये अधिक है 45। अब देखो 2001 में 0 से 6 में 927 है, 900 यहाँ क्या है 33। ये अब क्या हो गया? अधिक हो गया। 11 में 918 है, 943 है, क्या हो गया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 918 है, ये 943। यहाँ पे अंतर क्या है देख लेना है, तुम्हारा काम अंतर लिख लेना। यहीं पे बीच में कितना अंतर है? अगर कुल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगा, ठीक है, 35 अंतर है, ठीक है, 35 कम है। कौन? कुल लिंगानुपात 35 कम है ना, कम है कितना? 35। यहाँ कम कितना है? 18। किससे कम है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों से कुल लिंगानुपात कम है। और अधिक पूछेगा, ये 18 अधिक है, पूछेगा कि कुल लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष के आयु के लिंगानुपात 1991 में कितना अधिक था? क्या मानोगे? 18 नहीं हुआ अधिक, इससे ये अधिक। अगर इसका पूछा अधिक तो इसमें मानना है 18, इसका तो कम पूछेगा इसमें कम है। इसमें बताओ
हाँ 6 अधिक हो गया, ये किससे, इससे, और ये कितना अधिक हुआ, हाँ 25। समझा कैसे पूछता घुमा के, ये बीपीएससी लाइन लिखेगा, अब ये लिखेगा, इसलिए सतर्कता बढ़ती तो दुर्घटना नहीं घटेगी। जितने भी डाटा हम लिखा रहे हैं, डाटा लिखाने का कारण है समझाने का कि अब वो तुम लोग को पता है जनसंख्या में सबसे अधिक, कम कम, अधिक कम, साक्षरता सब रटा हुआ है या नहीं। लेकिन अब जो फंसोगे डाटा में फंसो, अब फंसाएगा वहीं, अब पूछबे करेगा डाटा में वृद्धि, वार्षिक वृद्धि, दशकीय वृद्धि, कम लिंगानुपात। ये लिंगानुपात बीपीएससी का फेवरेट है टॉपिक, 0 से 6 और लिंगानुपात में देख लेना, पूछा होगा आप लोग, बिहार की तुलना करके पूछेगा। तो ये जितने डाटा हम बता रहे हैं, ये डाटा को जरूर याद करेंगे, बार बार इसको रिवीजन करेंगे, तभी बनेगा, नहीं तो बढ़ना आपका 1 से 2 नंबर गया। और अगर 81 में सिलेक्शन है और 80 सही हुआ तो एक अफसोस होगा, काश पढ़ लेते। इसी को बोलते गहनता के साथ पढ़ना। आप लोग पहले ससरी पढ़ते थे, गहनता के साथ, ठीक उसी प्रकार आगे भी हम डाटा बताएंगे। एक टॉपिक और होगा जो डाटा का होगा, एक और हेडिंग होगा, वो क्या होगा, डाटा होगा। तो डाटा वाला क्वेश्चन ये है, इसको आप बार बार रिविजन करेंगे तो आपका अपना होगा, नहीं तो फिर इसी किताब में बन के रह जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था एनसीईआरटी के आधार पे, एनसीईआरटी के आधार पे ही बता रहे हैं आपको, वो हमने आपको बताया। चलिए लिखिए।